नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। पर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो पूरी तरह से राज्य नहीं है। जी हाँ, आज हम इन्हीं की पड़ताल करेंगे, यानी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए भारतीय संविधान के भाग 8 में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये आखिर इतने अनोखे क्यों हैं। हम सब दिल्ली, चंडीगढ़ या लद्दाख के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश जैसे एक पूरे राज्य होने की जगह एक केंद्र शासित प्रदेश होने का असली मतलब क्या है? मतलब क्या चीज इन्हें इतना अलग बनाती है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क कहाँ है? इसे ऐसे समझिए, एक राज्य का केंद्र सरकार के साथ रिश्ता होता है फेडरल, यानी एक साझेदारी का जिसमें ताकत बंटी हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ एक केंद्र शासित प्रदेश का रिश्ता होता है यूनिटरी, यानी एकात्मक। इसका मतलब है कि आखिरी फैसला लेने की ताकत सीधे केंद्र सरकार के पास होती है, लगभग एक बॉस की तरह। राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकार होती है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन सीधे केंद्र चलाता है, आमतौर पर राष्ट्रपति के एक एजेंट के जरिए, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो पूरा का पूरा खेल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता का है। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन का पूरा डीएनए, उनका पूरा ब्लूप्रिंट संविधान के सिर्फ 3 आर्टिकल्स में छिपा है, 239, 240 और 241। यही वो कानूनी बुनियाद है जिस पर यह पूरा का पूरा ढांचा टिका हुआ है। यही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। आर्टिकल 299 साफ कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का असल मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अब जाहिर राष्ट्रपति खुद तो शासन नहीं चलाते, वो अपने एक प्रतिनिधि के जरिए काम करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये प्रशासक जमीन पर राष्ट्रपति की आंखें और हाथ की तरह काम करते हैं। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को कुछ खास केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि अंडमान और निकोबार के लिए सीधे सीधे कानून बनाने की ताकत देता है। जरा सोचिए, राष्ट्रपति के बनाए इन नियमों में उतनी ही शक्ति होती है जितनी संसद द्वारा पास किए गए किसी कानून में। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार का नियंत्रण कितना जबरदस्त है। और प्रशासन के बाद जाहिर है बात आती है न्याय की। आर्टिकल 241 ये पक्का करता है कि इन इलाकों में भी कानून का राज कायम रहे। इसके लिए संसद या तो एक नया हाईकोर्ट बना सकती है, जैसा कि दिल्ली में है, या फिर किसी पड़ोस के राज्य के हाईकोर्ट का दायरा उस केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है। लेकिन रुकिए, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश एक जैसे होते हैं। सच तो ये है कि इस एक नाम के पीछे प्रशासन के अलग अलग मॉडल्स का पूरा एक स्पेक्ट्रम छिपा है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, 8 में से 5 केंद्र शासित प्रदेशों पर तो सीधा सीधा केंद्र का कंट्रोल है, लेकिन 3 प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा और चुनी हुई सरकार भी है, जो उन्हें थोड़ी ज्यादा आजादी देती है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी की पूरी विविधता को सामने ले आती है। सिर्फ 2 उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। एक तरफ है दिल्ली, जो लगभग एक राज्य की तरह काम करती है, अपनी सरकार और अपने हाईकोर्ट के साथ। और दूसरी तरफ है चंडीगढ़, जहां पंजाब के गवर्नर ही वहां के प्रशासक हैं। इस टेबल की हर एक लाइन शासन की एक अलग कहानी कहती है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का मामला सबसे पेचीदा और सबसे अलग है। संविधान के जानकार इसे स्वी जेनरस कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अपने आप में एक अनोखा। दिल्ली का ये खास दर्जा बना 1991 में 69वें संविधान संशोधन से, जिसने दिल्ली को एक विधानसभा दी। लेकिन शक्तियों का बंटवारा हमेशा से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कह सकते हैं कि एक रस्साकशी का मुद्दा रहा है। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इस लगातार चलने वाले टकराव को सुलझाने और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। तो आखिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास क्या क्या ताकतें हैं? उनके पास अपनी विधानसभा है, जो राज्य सूची के ज्यादातर विषयों पर कानून बना सकती है। उनका अपना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जो विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं। ये ढांचा काफी हद तक एक राज्य जैसा ही लगता है। लेकिन यही हैं वो 3 अपवाद जो दिल्ली को एक पूरा राज्य बनने से रोकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि यानी लैंड, ये 3 बेहद जरूरी क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। और यही दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र के बीच की खींचतान की सबसे बड़ी जड़ है। सुप्रीम कोर्ट का ये 2018 का कथन राष्ट्रीय राजधानी में शक्ति के इस नाजुक संतुलन को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है।
ये एक तरफ चुनी हुई सरकार के लोकतांत्रिक जनादेश को मान्यता देता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी के लिए जरूरी विषयों पर केंद्र के नियंत्रण को भी बनाए रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी और इसके आसपास आज भी इतनी बहस क्यों होती रहती है? देखिए, यूनियन टेरिटरीज बनाने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई व्यावहारिक कारण हैं। कुछ सामरिक महत्व के लिए बनाए गए, जैसे दूर दराज के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कुछ अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए, जैसे पुडुचेरी। दिल्ली और चंडीगढ़ को उनके विशेष राजनीतिक दर्जे की वजह से ये पहचान मिली, और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। और यहीं पर इस मॉडल का असली द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण की जरूरत और दूसरी तरफ है इन प्रदेशों में रहने वाले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की लोकतांत्रिक इच्छाएं। ये केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय इच्छा के बीच रस्सी पर चलने जैसा एक लगातार संतुलन है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकता और प्रभावी शासन के लिए एक जरूरी संवैधानिक औजार हैं, या फिर वहां रहने वाले नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर किया गया एक समझौता? इस अनोखे संवैधानिक ढांचे का भविष्य क्या होगा, ये भारत के लोकतांत्रिक संवाद का एक अहम हिस्सा बना रहेगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?